एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत रहा करते थे। वह संत हर समस्या का समाधान देते थे। उनके पास चाहे कैसी भी समस्या लेकर जाओ, हर समस्या का समाधान वह बड़ी ही सरलता और सहजता से दे देते थे। वह सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनते और उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते, अपनी आंखें बंद करते और पूरी तरीके से शांत होकर उस पूरी बात का मंथन करते। उसके बाद उस आदमी को उस समस्या का समाधान देते। अब जो भी व्यक्ति उनके पास समस्या लेकर जाता और जब वह संत मौन होकर उसका समाधान देते, तो वह आदमी सोचता कि शायद इन बाबा के पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं और उसी शक्ति के आधार पर वह हर समस्या का समाधान देते हैं। बहुत से लोग उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या महाराज आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं जिनसे आप बात करते हैं और उनसे आप समस्या का समाधान पूछते हैं। जब लोग ऐसी बात पूछते हैं तो वह संत हंसने लग जाते हैं और उस बात को टाल देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक विचित्र घटना घटती है। उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया के घर 4 लोग आते हैं। वह चारों नौजवान प्रदेश गए हुए थे और पैसे कमाकर अपने गांव वापस जा रहे थे। पुराने समय की बात है, उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करते थे, तो लोग अक्सर पैदल ही चला करते थे। इसलिए उन चारों ने प्रदेश में पैसा कमाया और फिर पैदल ही अपने गांव की तरफ जाते हैं। उन चारों नौजवानों के पास एक पोटली थी। उस पोटली के अंदर उनकी सारी कमाई थी। उन लोगों ने सोचा कि हम सबकी कमाई एक ही पोटली में डाल देते हैं, ताकि हम जब भी गांव पहुंचेंगे तो वहां जाकर चारों का बंटवारा कर लेंगे। और वो चारों नौजवान जब उस नगर में उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उस बुढ़िया से पूछा कि माता जी, क्या हम आपके यहाँ रात रुक सकते हैं? बुढ़िया ने कहा, ठीक है भाई, वैसे तो मैं अकेली ही रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेले अकेली खाना बनाती हूँ, तो आप लोगों के लिए भी खाना बना लूंगी। इसके बाद वह चारों नौजवान उस बुढ़िया को वो पोटली देते हैं और कहते हैं, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है और यह पोटली हम आपको देते हैं ताकि आपके पास यह पोटली ज़्यादा सुरक्षित रह सके। और हम यह चाहते हैं कि यह पोटली हमें आप तभी दे जब हम चारों एक साथ हों। अगर हम चारों में से एक व्यक्ति यह पोटली मांगे तो आप मत देना। उस बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, यदि आप चारों लोग साथ में रहोगे तब मैं ये पोटली आपको दे दूंगी, और वैसे भी आप सुबह होते ही यहाँ से जाने वाले हो, तो मैं यह पोटली तुम्हें सुबह दे दूंगी। ऐसा कहकर वो बुढ़िया पोटली रख देती है और वो चारों नौजवान उस बुढ़िया के घर रुक जाते हैं और सुबह उठते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। उन चारों में से एक नौजवान थोड़ा बदमाश था, वह ठग था और वह कैसे भी करके उस बुढ़िया से वो पोटली लेना चाहता था ताकि वो पोटली लेकर वहां से भाग सके। तभी वह ठग मित्र उन तीनों दोस्तों से कहता है कि भाई यार, हम रात भर इस बुढ़िया के घर रुके और बुढ़िया ने भी हमारी अच्छी खातिरदारी करी, हमें खाना खिलाया और सुलाया। हमें भी इनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए क्योंकि खेत में फसल है और अकेली बुढ़िया बेचारी काम करती है। यह बुढ़िया भी हमारा एहसान मानेगी। उसके बाद उस ठग के तीनों मित्र भी तैयार हो जाते हैं और अब वह चारों लोग बुढ़िया के खेत में काम करने लगते हैं। तभी वह ठग मित्र कहता है कि भाई, हमें बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ। उसके बाद वह बुढ़िया के पास झोपड़ी में पानी पीने जाता है और बुढ़िया से कहता है कि माता जी, हम जाने वाले हैं, आपके खेत में हमने काफी काम कर लिया, आप मुझे वो पोटली दे दीजिए। उसके बाद वो बुढ़िया कहती है कि आपके 3 दोस्त और कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि जब हम चारों साथ में रहें तभी हमें यह पोटली देना। तभी वह ठग तीनों दोस्तों की ओर इशारा करता है और इशारा करते हुए कहता है कि लाऊं क्या? तब वह दोस्त सोचते हैं कि यह पानी के लिए बोल रहा है, तो उन दोस्तों ने भी कह दिया, ठीक है, ले आओ। उस बुढ़िया ने भी यह सुना तो ठग ने कहा कि हमारे दोस्त वो पोटली मंगवा रहे हैं और हम जा रहे हैं इसी धोखे के अंदर। वो बुढ़िया वो पोटली उस ठग को दे देती है। तो पोटली देने के बाद ठग तो वहां से भाग जाता है। अब बुढ़िया भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह तीनों दोस्त आते हैं और कहते हैं, माता जी, हमारा एक और साथी पानी पीने आया था, वह कहाँ है? वह आया नहीं अभी तक। तभी वह बुढ़िया कहती है कि आप गए नहीं अभी तक? वह तो बोल रहा था कि हमें वह पोटली दे दीजिए, हम तो जा रहे हैं। तभी वो तीनों कहते हैं कि माता जी, हमने कब मंगाई? हम तो पानी मंगा रहे थे, हमें प्यास लगी थी ये काम करते करते। तभी वो बुढ़िया कहती हैं कि मैंने तो वो पोटली आपके उस साथी को दे दी,
तभी वो बुढ़िया और तीनों नौजवान समझ जाते हैं कि वह हमारा साथी हमें ठग के चला गया और हमारा सारा धन लेकर भाग गया। इसके बाद वह तीनों कहते हैं कि माताजी, हमने तो आपको पहले ही कह दिया था कि जब हम चारों साथ में रहें तभी पोटली देना। यह तो आपकी गलती है। हम तो राज दरबार जाएंगे और इस बात का राजा से ही फैसला करवाएंगे। उसके बाद वह तीनों नौजवान राज दरबार में चले जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा को सुना देते हैं। राजा ने जब ये सारी समस्या सुनी तो तुरंत ही राजा ने आदेश दिया कि उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश किया जाए। तभी वो बुढ़िया राज दरबार में आती है और राजा ने उसकी सारी समस्या सुनी और कहा कि इसमें तो बुढ़िया की ही गलती है। बुढ़िया ने उस अकेले आदमी को वो पोटली नहीं देनी चाहिए थी, इसीलिए आपका जो भी धन था वो यह बुढ़िया देगी। इसके बाद राजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह बुढ़िया 2 दिन में धन कहाँ से भी लाकर आपको वो धन देगी। अब बुढ़िया बेचारी गरीब थी, उसके पास तो थोड़ा सा भी धन नहीं था, तो भला इतना सारा धन कहाँ से लेकर आती। वो बुढ़िया अब भगवान के मंदिर जाती हैं और रोने लग जाती हैं। उसके बाद उस बुढ़िया को मंदिर में एक व्यक्ति मिलता है। वो कहता है, क्या परेशानी माँ जी आपको। तब वह बुढ़िया सारी बात उस व्यक्ति को बता देती है। तब वह व्यक्ति उस साधु के बारे में बताता है कि वह आपकी सारी समस्या का समाधान निकाल देंगे और उनको तो बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। वह शक्तियों से बात करते हैं और लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं, तो तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए। तो बुढ़िया सोचने लगी कि वैसे तो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने अकेले व्यक्ति को वो पोटली दे दी है और मुझे धन देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके मन में आशा की एक किरण जगी कि शायद कोई रास्ता निकल जाए और मेरी समस्या का समाधान हो जाए। इसके बाद वह बुढ़िया उस संत के पास जाती हैं और अपनी सारी समस्या संत के समक्ष रख देती हैं। उसके बाद वह संत थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं और अपने मन में उस समस्या का मंथन करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपने पलके खोलकर उस बुढ़िया से कहते हैं कि राजा ने जो फैसला दिया वह फैसला बिल्कुल ही गलत है, इसमें आपको धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह बात जब उस बुढ़िया ने सुनी तो उस बुढ़िया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि राजा का फैसला आखिर गलत कैसे हो सकता है। जो आसपास में लोग बैठे थे वह भी अचंभ में पड़ गए कि महाराज ने राजा के फैसले को गलत साबित कैसे कर दिया। बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है। जब उन नौजवानों ने कहा कि हमारी पोटली हम जब साथ में हो तभी देना, लेकिन उस बुढ़िया ने अकेले आदमी को कैसी दे दी, इसमें तो बुढ़िया की ही गलती है और बुढ़िया को वो धन उन लोगों को देना चाहिए। इस फैसले में गलत फैसला क्या है। इसके बाद वो महाराज कहते हैं कि आप राज दरबार में जाकर कह दो कि आपका फैसला गलत है और जो महाराज हैं वो आएंगे और सही फैसला सुनाएंगे। इसके बाद वो बुढ़िया सीधी भागती हुई राज दरबार जाती हैं और राजा को सारी बात बताती हैं। अब राजा भी गुस्से में आ गया। राजा ने कहा, मेरे फैसले को यदि गलत किया है, अगर वह महाराज मेरे फैसले से अच्छा फैसला नहीं करता है तो उस महाराज को फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब पूरे नगर में यह बात फैल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा जी ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जिससे कि राजा के फैसलों को गलत साबित किया जा सके। अब राज दरबार फिर से लगाया गया और महाराज को बुलाया गया। जब महाराज आए तब वह चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गए। वह तीनों नौजवान और बुढ़िया सहित नगर की बहुत सारी प्रजा और राजा सब उस दरबार में उपस्थित थे। इसके बाद वह राजा कहते हैं कि महाराज अब आप बताइए कि मैंने जो फैसला सुनाया उस फैसले में क्या गलती है। तभी वह महाराज कहते हैं, बुढ़िया ने वादा किया था कि वो पोटली 4 लोग जब साथ में होंगे तभी वो देंगी, लेकिन दूसरे एक आदमी को पोटली दे दी, इसलिए बुढ़िया की गलती है और इस जगह बुढ़िया को वह धन इन लोगों को वापस देना चाहिए। यह आपका फैसला था। राजा ने कहा, यही था मेरा फैसला। लेकिन उस महाराज ने कहा कि जैसा कि वादा हुआ था कि जब 4 लोग साथ में होंगे तभी यह बुढ़िया धन देगी। तो पहली बात तो यह है कि अभी यह तीनों हैं, 4 तो है नहीं, तो बताओ बुढ़िया धन कैसे देगी। यह तीनों मित्र अपने चौथे साथी को ले आओ और अपना धन ले जाओ, क्योंकि वादा किया गया था कि जब चारों लोग एक साथ होंगे तभी बुढ़िया धन देगी। अब यदि बुढ़िया आप तीनों को धन देगी तो वादा तो
टूट जाएगा, इसीलिए आप जाइए और अपने दोस्तों को लेकर आइए। तभी वह महाराज कहते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि बुढ़िया की गलती है, लेकिन बुढ़िया को तो धोखे में रखा उस आदमी ने, तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए, न कि बुढ़िया को, इसीलिए आपका फैसला गलत था। यह बात सुनने के बाद राज दरबार में उपस्थित सारी प्रजाजन तालियां बजाने लगी और कहने लगी कि महाराज को तो सच में शक्तियां मिली हुई है, वरना राजा के फैसले को चुनौती देना कोई हंसी मजाक या बच्चों का खेल नहीं है। इसके बाद वह राजा उस महाराज से पूछते हैं कि महाराज, आपने जो फैसला सुनाया वो फैसला 100% सत्य है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे फैसले सुनाए हैं, तो क्या मेरे सारे फैसले गलत थे? उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि राजा साहब, सबसे बड़ी गलती है हम फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लेते हैं, हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि जब आपने यह पूरा मामला सुना तो बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा था कि बुढ़िया की ही गलती है और बुढ़िया को इनको दंड देना चाहिए, लेकिन आपने उस मामले के पूरी गहराई में नहीं झांका, आपने इस मामले में पूरी गहराई से झांकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको तो पहले ही इसका जवाब मिल गया था, तो आप अंदर तक क्यों जाएंगे? और जब तक हम किसी बात की गहराई तक नहीं जाते तब तक हमें वह बात पूर्ण रूप से समझ नहीं आती, और किसी भी बात को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें सबसे पहले मौन होना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कोई शक्तियाँ मिली हुई हैं और मैं जब आंखें बंद करता हूँ तब मैं किसी शक्तियों से बात करता हूँ कि उस समस्या का क्या समाधान होगा, लेकिन नहीं, यह एक भ्रम मात्र है। मुझे कोई शक्तियाँ नहीं मिली हुई हैं। मैं मौन होता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब उस बात पर मैं विचार करता हूँ तब मेरे सामने बहुत सारे समाधान आते हैं। उन समाधानों पर मैं पुनः विचार करता हूँ और उनमें से जो सबसे उत्तम समाधान होता है वह समाधान मैं सामने वाले व्यक्ति को देता हूँ ताकि उसकी समस्या का समाधान मिल सके। और मौन हमारे जीवन पर सीधा असर डालता है। आप जरा सोचिए कि आप इतनी जल्दबाजी में फैसला लेकर उस बुढ़िया की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तब हम कोई भी काम करने से पहले उसका फैसला लेते हैं। वह फैसला यदि सही है तो हम वह काम करते हैं, और सही तरीके से फैसला लेने के लिए हमें अंदर से मौन होना पड़ेगा। किसी भी बात पर आप मौन होकर उस पर विचार कीजिए, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी फैसलों पर चलती है। हमारे ही फैसले हमारे भविष्य को तय करते हैं। हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव होता है फैसला। फैसले छोटे हो या बड़े, सब हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसीलिए सबसे पहले यदि सही तरीके से फैसले लेने हैं तो हमें अंदर से मौन होना पड़ेगा। मौन होकर उस फैसले पर विचार कीजिए। आपके सामने बहुत सारी बातें आएगी कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसका क्या नुकसान होगा, उसका क्या फायदा होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन उन सभी पर आप पुनः विचार कीजिए। उसके बाद आपके पास एक समाधान रहेगा कि उस फैसले को लेना है या नहीं लेना है। और यह सब संभव होता है मौन से। बहुत से लोग मौन को कम बोलना समझ लेते हैं। कम बोलना मौन नहीं है। बोलना छोड़ देंगे तो हम मौन हो जाएंगे, नहीं, लेकिन जब हम अंदर से मौन हो जाएंगे तब हम अपने आप ही बोलना कम कर देंगे। हम फालतू की बात करेंगे ही नहीं। कम बोलकर हम मौन नहीं ला सकते, मौन होकर हम कम बोलना ला सकते हैं। इससे हम कम बोलना सीख ही जाएंगे। तो जब भी आप फैसला करो तो उससे पहले आप मौन हो जाइए। मौन होकर उस फैसले को कीजिए। उस फैसले में 100% शुद्धता होगी और उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, आजकल हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ज्यादा बोलकर हम श्रेष्ठ तो नहीं बन पाते, लेकिन मूर्ख जरूर बन जाते हैं लोगों की नजरों में। और अगर आपको ज्यादा बोलने की आदत है तो उसको बंद मत कीजिए। आप सबसे पहले अंदर से मौन हो जाइए। आप अपने आप ही कम बोलना शुरू कर देंगे। थोड़े दिन मौन होकर देखिए, उसके बाद आपको खुद अपने अंदर परिवर्तन नजर आएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने कोई गलती नहीं की कम बोलकर, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी शरीर की ऊर्जा खत्म होती है, और जब हम मौन हो जाएंगे तो वह ऊर्जा नष्ट हो रही थी वो बच जाएगी, जिससे हमें कोई भी कार्य करने में ज्यादा सहायता मिलेगी, अच्छे से काम करने में, अच्छे फैसले लेने में, अच्छी नींद आएगी और हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। मस्तिष्क की जो मेमोरी है वह तेज हो जाएगी। शायद आपने महसूस किया है या नहीं, और जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे
उस समय जो बच्चे होशियार होते थे, जो कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे, वो हमेशा बहुत कम बोलते थे। वो हमेशा बस पढ़ते रहते थे या फिर बहुत ही धीरे बोलते थे और कम बोलते थे। तो वह कम क्यों बोलते थे? इसका मतलब यह नहीं कि वह पढ़ाई कर रहे थे इसीलिए कम बोलते थे। नहीं, उनके अंदर से वह मौन थे, वह मौन रहते थे। इसी वजह से वह पढ़ाई करते थे और उनको याद हो जाता था। और जो बच्चे ज़्यादा बोलते थे उनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं आती थी। यह अक्सर हर क्षेत्र में देखा गया है कि जो कम बोलता है वह हमेशा होशियार होता है, जल्दी हर चीज़ को याद कर पाता है, जल्दी सीख पाता है, क्योंकि उसकी मेमोरी तेज होती है। बोलकर जो हम ऊर्जा खत्म करते हैं वो ऊर्जा हमारे शरीर में ना बोलकर दूसरे कार्यों में उपयोग आ सकती है। वैसे तो मौन होने के बहुत से फायदे होते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि कोई आदमी यदि यह समझ जाए कि कब, कितना और कहाँ बोलना है तो उस आदमी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो आदमी सफल हुआ है वह आदमी बहुत कम बोलता है, फालतू की बकवास नहीं करता है। तो हमें भी अपने जीवन में कुछ करना है, अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीना है तो कम बोलना शुरू कर दो और अपनी बची गई ऊर्जा को लक्ष्य में लगा दो। तो उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी भी आपके जीवन में कुछ काम आएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।